एक तरफ जहां सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सबका बजट है, ये बजट हर भारतीय के सपने को पूरा करने वाला बजट है। खास तौर पर इस बार के बजट में मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स स्लैब में जो ऐलान किया गया है, वो कहा जा रहा है कि वो मतलब जितनी उम्मीद की गई थी कि कम से कम 7 लाख से बढ़ा के 10 लाख यानी 3 लाख का इजाफा कर दिया जाए, इस बार तो 5 लाख, सीधे 7 से बढ़ाकर 5 लाख यानी कि 12 लाख तक की छूट दे दी गई है। इसके अलावा भी अलग अलग सेक्टर में सरकार की कोशिश ये रही है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने रोजगार से लेकर के, उद्योग से लेकर के, शिक्षा से लेकर के हेल्थ सेक्टर तक हर किसी के लिए कुछ ना कुछ किया है। सर, मिडिल क्लास के लिए तो लोग कह रहे हैं कि बल्ले बल्ले है, इनकम टैक्स स्लैब में एक बड़ा बदलाव, लेकिन सर महंगाई और रोजगार में हम कहां खड़े हैं? है कि आपने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा होगा कि लगभग महंगाई का जो दौर पूरी दुनिया को तंग कर रहा था, वो आस्ते आस्ते अभी कूल डाउन कर रहा है। महंगाई की जो एक फेज था वो अभी घटने लगा है। रिसेंट आंकड़े भी देखोगे तो महंगाई अभी थम रही है। जहाँ तक आपकी बेरोजगारी की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज से सिर्फ 2 दिन पहले इसी स्थान पर हमने देश भर के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स और इंडस्ट्री एसोसिएशंस, एमएसएमई एसोसिएशंस, सभी के साथ विस्तार में चर्चा की अलग अलग विषयों के ऊपर, और लगभग एक स्वर में सभी ने कहा कि हमको आदमी नहीं मिलते हैं, हमें आदमी दिलवाने में मदद करिए। तो मैं उनको बता रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 स्कीम्स बनाई हैं, जिसमें हम स्किल डेवलपमेंट करके अप्रेंटिस के रूप में लोगों को आपके साथ लगाएंगे, उनको आप तैयार करिए, एक अच्छा भविष्य बनवाइए उनका। ये भी जो बजट है, अगर आप इसको अलग अलग अंश को जोड़ के देखते हैं, इसमें ढेर सारे रोजगार के अवसर निकलते हैं। अब टूरिज्म है, पर्यटन, हम सब जानते हैं कि ये एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। पर्यटन के लिए 50 डेस्टिनेशन जो चैलेंज मोड में तय की जाएंगी, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, स्वच्छता अच्छी करना, उसकी मार्केटिंग दुनिया भर में करना, होटल्स के लिए ज़मीन उपलब्ध कराना, राज्य सरकार के साथ मिल के काम करके कैसे पर्यटन को बल देना, विदेशी मुद्रा भी कमाएंगे, डोमेस्टिक टूरिज्म भी होगा। उड़ान स्कीम साथ में लाई गई, जिसमें 4 करोड़ यात्रियों को 120 नए एयरपोर्ट्स को एक्टिवेट करके टूरिज्म को बल मिलेगा। तो एक प्रकार से ये जो बजट है, ये मल्टी डायमेंशनल बजट है। नौकरी की बात की हो, 10 अलग अलग तरीकों से आगे बढ़ाते हैं। लेदर और फुटवेयर 22 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का सीधा साधन है। टॉयज हो, टेक्सटाइल्स हो, कॉटन हो, पल्सेस या फूड प्रोसेसिंग की बात हो, इतने सारे अलग अलग आवाम इस बजट से निकलते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग को पुश देते हैं, निर्यात को पुश देते हैं, और उसके माध्यम से देश में युवा युवतियों को नए नौकरी के साधन मिलते हैं। जी सर, लेकिन जो ट्रेंड शुरुआत में दिखा, जब मिडिल क्लास के लिए ऐलान हो रहा था, टैक्स स्लैब की बात हो रही थी, तो कई लोगों की निगाहें शेयर मार्केट की तरफ थी। लोगों को लगा था कि शायद वो रॉकेट बनेगा, उत्साह दिखेगा, लेकिन वो उत्साह दिखा नहीं। ऐसा क्यों सर? शेयर मार्केट मिडिल क्लास के बेनिफिट्स के हिसाब से शेयर मार्केट नहीं चलता है, और ना शेयर मार्केट पहले दिन समझ पाता है कई बार के बजट के क्या क्या लाभ होंगे। मुझे अभी भी याद है, कई बजट्स में पहले दिन थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन तक जब लोगों ने देखा कि इसका मैन्युफैक्चरिंग पे कितना बड़ा प्रभाव होगा, इसका इकोनॉमी पे कितना बड़ा प्रभाव होगा, भारत का डेट टू जीडीपी रेशो घटने वाला है, फिस्कल डेफिसिट जो 4.9% होना था, एक्चुअल तो 4.8 ही हो गया है। अगले साल का उम्मीद थी 4.5 होगा, 4.6 होगा। वित्त मंत्री ने सिर्फ 4.4 वित्तीय घाटा रखा है, 4.4%। अब ये सब चीज़ों की जब गंभीरता से आप विचार करें, तो अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है, देश में युवा युवतियों को अवसर मिल रहे हैं, किसानों का उज्जवल भविष्य बन रहा है, मिडिल क्लास की जेब में 1 लाख करोड़ रुपए सीधा जा रहे हैं। और आप कल्पना करिए कि 12 लाख रुपए जिसकी आमदनी हो, और या 12,75,000 सैलरी जिसको मिलती हो, तनख्वाह,
उनको तो कोई टैक्स ही नहीं है। तो मानो लगभग मिडिल क्लास से तो टैक्स जीरो कर दिया गया हो, तो उसका जो पैसा बचता है, किसका ₹1,00,000, किसका 70,000 रुपए, किसका 50,000 रुपए, ये सीधा एक डिस्पोजेबल इनकम और कंजम्पशन लेड ग्रोथ की तरफ जाता है। मतलब ये जो बचत बढ़ती है, ये बचत तो है, व्यापार फिर बढ़ता है, व्यापार मतलब बढ़ता है तो जी, उद्योग बढ़ता है। जी, मतलब ये बचत है, ये घूम फिर करके फिर इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये लोगों के ही काम में आएगी। लेकिन सर ये तो वेतन भोगियों की बात हो गई, सैलरीड क्लास पर्सन तो खुश हैं, लेकिन जो किसान हैं उनको उम्मीद थी कि शायद किसान सम्मान निधि योजना में कुछ इजाफा हो जाए। विपक्ष कह रहा है कि साहब आप तो दोगुनी से ज्यादा आय की बात कर रहे थे, एमएसपी की बात कर रहे थे, किसानों के कर्ज माफी की बात हो रही थी, वो सब तो कुछ नजर नहीं आया इसमें। क्या मिला किसानों को? ये विपक्ष की मांगे हो सकती हैं, लेकिन हमने जिस प्रकार से किसानों की चिंता की है, फर्टिलाइजर दाम हमने कभी बढ़ने नहीं दिया, चाहे उसमें 2 लाख 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को सब्सिडी क्यों ना देनी पड़ जाए। हमने किसानों को जो एमएसपी पे सरकार खरीदती है, वो जो 2014 के पहले था उसका लगभग 3.5 गुना ज्यादा खरीदना का काम किया है एनडीए की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। किसानों के लिए उनका उत्पादन कैसे बढ़े, आप देखते होंगे आंकड़े, हर वर्ष फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ रही है, पहले इतनी बढ़ती नहीं थी। आप देखते होंगे कि कैसे एमएसपी लगभग कई चीजों में 2 गुना 2.5 गुना हो चुकी है। 50% लागत के ऊपर गारंटीड रिटर्न कांग्रेस ने और यूपीए ने तो कभी नहीं दिया था। ये तो मोदी जी की सरकार आने के बाद मोदी जी ने आदेश दिया कि जो भी लागत होती है उसमें 50% कम से कम, कई ऐसे किसानी वस्तु हैं जहां 60, 70 और 100% लागत से ज्यादा एमएसपी पे माल लिया जाता है और उसका रेट निर्धारित होता है। तो मैं समझता हूं किसानों के लिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का एजेंडा लेके माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, चाहे वो दाल हो, पल्सेस हो, अलग अलग प्रकार की, अरहर, तुर, उसको प्रमोट करना है, चाहे वो रबर प्लांटेशंस को प्रमोट करने का काम हो, चाहे वो कॉटन की प्रोडक्टिविटी, कापूस में उत्पादनता को बढ़ाने की बात हो, अलग अलग प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने किसानों को केंद्र बिंदु रखकर इस सरकार को 11 वर्ष चलाया है। एक हेल्थ सेक्टर की बात होती है पीयूष सर, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए गंभीर रूप से तो इलाज में कितना खर्च हो जाता है। केंद्र सरकार की अच्छी योजना है आयुष्मान योजना, जिसमें उनको 5 लाख तक मुफ्त इलाज मिलता है, और इस दायरे में 70 वर्ष से ज्यादा सभी लोग आ गए हैं, जो भी किसी भी आय वाला हो वो इसमें आ गया। लेकिन एक मांग की जा रही थी सर कि कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस में कम से कम टैक्स में थोड़ी सी छूट मिल जाए, जीएसटी थोड़ा कम कर दिया जाए, क्योंकि प्रीमियम बड़ा हाई है सर। वो नहीं हुआ। क्या आने वाले सालों में उम्मीद करें इसकी? भाई साहब आप भी भली बात ही जानते हैं कि ये यूनियन गवर्नमेंट का बजट है। जी जी। जो जीएसटी काउंसिल है वो अलग है, और उसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते हैं और उसमें मिलजुल के वो तय करते हैं कि क्या करना है। तो वो विषय जहां तक मेरी जानकारी में है जीएसटी काउंसिल के समक्ष है, उसमें केंद्र सरकार या बजट का कोई मौका नहीं है कि उस पर कोई निर्णय ले सके। आने वाले समय में आयुष्मान योजना के दायरे को और बढ़ाया जाएगा क्या सर? रकम थोड़ी सी और बढ़ेगी? हर एक चीज की संभावना तो रहती है। आज तो देखिए मिडिल क्लास को इतना बड़ा सौगात दिया है कि आज तो जहां मैं जिससे बात कर रहा हूं कि हमारे मीडिया के भी बंधु जो आज सुबह से मिले हैं, जिनको इंटरव्यू दी या पार्लियामेंट में मिले, एक तरफा उत्साह का वातावरण है सर। ये नए इनकम टैक्स बिल की बात हो रही है, क्या बताया कि न्यूज रूम इज एक्सटैटिक। जी सर, ये बताइए कि ये न्यू इनकम टैक्स बिल की जो बात हो रही है, जो अगले हफ्ते जो आने वाली है, इसमें क्या होगा? बहुत स्पष्ट माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया, और पिछले जुलाई में जब उन्होंने घोषणा की थी तो समय सीमा के हिसाब से उन्होंने पूरे बिल को रिवैम्प किया है, उसको पूरे नए नजरिए से देखा है, आधे से भी कम कर दिया है। जो पहला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड
साधारण व्यक्ति को तो समझना नामुमकिन सा हो गया था इनकम टैक्स का एक्ट। वर्षों वर्षों से उसमें चेंज, बदलाव, अमेंडमेंट से वो बहुत कठिन हो गया था। उसको पूरे को एक नए सिंप्लीफाइड वर्जन में और कंसाइज वर्जन, छोटा कर दिया गया है, सरल कर दिया गया है, जिससे टैक्स पेयर्स को और मेरे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल्स को भी बहुत राहत मिली। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए।